नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए हर कैटेगरी में निवेश करना जरूरी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कैसे सही सेक्टर और सही थीम को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही बताएंगे कैसे फंड मैनेजर किसी थीम या फिर सेक्टर को पहचान कर उसे समझकर उसमें एलोकेशन घटाते या बढ़ाते हैं, यानी कौन सी थीम है आपके मुनाफे की स्कीम। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स, कृष्णा सांघवी हैं CIO इक्विटी महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड और पंकज मटपाल MD ऑप्टिमा मनी। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत दिलचस्प हो जाता है ये समझना कि आखिरकार अब कौन सा सेक्टर या थीम है जो कि एक निवेशक के लिए मुनाफे की स्कीम साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखें या फिर अभी आने वाले कई इवेंट्स देखें तो मुनाफे के मौके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे। इसलिए मैं कृष्णा सर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आखिरकार जब हम सेक्टर्स या थीम्स की बात कर रहे हैं, इसको लेकर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बज़ है और ये तो बात हमें ताज़ा जो आंकड़े आते भी हैं म्यूचुअल फंड के उसमें भी समझ में आती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सेक्टर्स और थीम्स में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी नज़र में ये क्या वजह है कि सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको काफ़ी ज़्यादा बल मिल रहा है? Hi Swati, and thanks for having us. I think अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट के पहले हमें जानना चाहिए इकोनॉमी के बारे में, राइट। और जो आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली ग्रोथ पाथ पे है। अगर हम लास्ट 15-20 साल का दौरा करें या तो नेक्स्ट 5-10 साल के बारे में सोचे तो ब्रॉड ट्रेजेक्शन सिंपल है। हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो डिजिटल इंटीग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रिफॉर्म पॉलिसी, तो ब्रॉडली हम देखें तो लास्ट 15-20 साल में हमने देखा है कि हर सेक्टर ने अपने अपने समय पर इकोनॉमी में और इक्विटी मार्केट के ओरिएंटेशन से कंट्रीब्यूट किया मार्केट के ग्रोथ में। आज से हम जेन्युइनली अगर 10-15 साल का पीरियड देखें पास्ट में, तो हर सेक्टर ने अपने समय पे ग्रोथ किया है और वो ग्रो करते रहेगा। उसका बेसिक मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो सब सेक्टर साथ में मूव नहीं कर सकते, लेकिन सब आगे पीछे रहते हैं। इन द सेंस कि एक सेक्टर जब आगे बढ़ता है तो शायद उसके 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने बाद और कोई सेक्टर को उसके हिसाब से लीड इफेक्ट या लैग इफेक्ट मिल जाती है। एक मैक्रो प्रिंसिपल मार्केट का ऐसा है कि वन सेक्टर्स एक्सपेंसिव, अदर सेक्टर्स इनकम। तो अगर आज कोई सेक्टर आज कैपेक्स साइकिल में इन्वेस्ट कर रहा है तो आज के तारीख में कैपिटल गुड्स को कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन जब वो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जब फ्रुक्टिफाई होएगा तो शायद वही ऑटो कंपनी, वही फार्मा कंपनी, वही पावर कंपनी जब प्रॉफिट बनाएगी तो उनका भी मुनाफा बढ़ेगा, उनका भी मार्केट में इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ेंगे। सो मैक्रो प्रिंसिपल ऐसा है कि जो इकोनॉमी जब तक राइट ट्रेजेक्टरी पे जा रही है और एक अगेन लास्ट हम अगर 20-22 साल का भी लॉन्ग पीरियड देखें तो तकरीबन इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12% के आसपास रही है। कोई साल 11, कोई साल 14, लेकिन नेट नेट हम 12 के एवरेज ले ले कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो पीरियड में हर सेक्टर बढ़े हैं और हमारा ये मानना है कि अगले 10 साल भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी कि हर सेक्टर को अपना अपना टाइम टू बी अंडर द सन मिलेगा। और फ्रॉम अ इन्वेस्टर एंगल हम बताएं तो शायद वन बेस्ट वे टू अप्रोच दिस कैन बी अ बिजनेस साइकिल फंड, कि जहाँ पे फंड मैनेजर ही खुद सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना का टाइम फ्रेम पे कौन से सेक्टर्स रिलेटिवली ज्यादा परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनमें अर्निंग पावर बढ़ रही है, वो सेक्टर्स में ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है। और जैसे जैसे वो वैल्यूएशन में वो ट्रैक्शन एडजस्ट हो जाता है, शायद वही फंड मैनेजर्स बिजनेस साइकिल फंड के तरीके से और कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ आने की संभावना है। एब्सोल्युटली सर। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि हर एक सेक्टर और थीम का एक साइकिल भी होता है, क्योंकि आपने जो बिजनेस साइकिल का भी जिक्र किया, डेफिनेटली आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए पंकज जी, क्योंकि हर एक सेक्टर, हर एक थीम का एक साइकिल आता है। जैसे कुछ सेक्टर्स का जिक्र भी किया कृष्णा सर ने। अब जैसे अगर हम मार्च 2024 के आंकड़े ही देख लें, जो कि ये बताते भी हैं कि जो म्यूचुअल फंड का सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट है
वो बेसिकली कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा रहा है? आप उसमें सर ऐड भी कर सकते हैं पंकज जी। कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, पीएसयू स्पेस है, ऑयल एंड गैस है, बैंकिंग स्पेस है, यूटिलिटी रिटेल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो पोटेंशियल देखते हैं इन थीम्स में, जो कि सिक्लिकल इन नेचर तो है, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी, चाहे फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड है, वो ऐसे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढते हैं। तो कैसे एक इन्वेस्टर भी अपने इस जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे सेक्टर्स में एलोकेशन कर सकते हैं? स्वाति जी नमस्कार, कृष्णा जी नमस्कार। स्वाति जी देखिए, आपने जैसे कहा अभी कि हमने देखा कि बहुत सारे थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा आया यहाँ पर। लेकिन होता यह है कि इन्वेस्टर्स अक्सर एंट्री तब करते हैं जबकि वहां पर काफी तेजी हो चुकी होती है। पहले तो टाइम था जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को उतना नहीं समझते थे, तो सिंपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तक ही सीमित थे। लेकिन अब क्योंकि थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड ने रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए, बहुत सारे सेक्टर्स ने, बहुत सारे थीम्स ने, लेकिन इन्वेस्टर्स कई बार गलती ये करते हैं कि जब सही समय होता है उस वक्त एंट्री नहीं कर पाते। और स्वाति जी, अच्छी बात यह है कि हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने एक अगेन एक थीम पर ही प्रोग्राम किया था। तो इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों ना सही समय पर करें। तो इसके लिए जैसे हम बात कर रहे हैं अभी बात हुई बिजनेस साइकिल की, तो बिजनेस साइकिल में तो डेफिनेटली फंड मैनेजर के हाथ में है कि वो कौन से सेक्टर्स चूज करते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर इस तरह के फंड में करता है तो फंड मैनेजर समय समय पर सेक्टर्स चेंज करते रहेंगे और इसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। लेकिन जब बात आती है इस तरह की, जैसे कि पीएसयू की हम बात करें, तो पीएसयू थीम में कब एंट्री करनी है, क्या आप सही समय है या फिर आप समय मतलब ओवर हो गया है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इसकी जानकारी इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए। तो अगर आप बात करूं मैं इस वक्त पर, जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं और आगे की भी प्लानिंग है। हाँ, अगर देखें जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, हमने अगर देखा 2023 में हर दिन 30 किलोमीटर पर डे के 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से एक्सप्रेस वे बने या फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए। तो जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हम लेबर लॉस की बात करें, 44 कॉम्प्लेक्स लॉस को कन्वर्ट किया 4 कोर्स में। तो इसका फायदा जरूर है कि बहुत सारे थीम्स को मिलेगा। तो ऐसे ही अगर बात करूं मैन्युफैक्चरिंग थीम की, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पोटेंशियल थीम हो सकती है। पीएसयू थीम अभी भी अगर देखें प्राइस टू बुक या मतलब वैल्यूएशंस, तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है, ये अच्छा हो सकता है। बिजनेस साइकिल अच्छी थीम हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी थीम हो सकती है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में यदि थीम को इंक्लूड कर रहे हैं तो सही समय पर एंट्री हो और सही थीम आपके पोर्टफोलियो में हो, ताकि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में और बेहतर रिटर्न्स आप अर्न कर पाए। बिल्कुल। तो इस समय को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, अपकमिंग इवेंट्स को देखते हुए, एक तो बहुत बड़ा एक इवेंट तो अभी चल ही रहा है जिस दौरान हम बातचीत करें कृष्णा सर, वो जनरल इलेक्शंस हैं। उसके बाद भी हम देखेंगे कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो कि आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम ईयर 2024 में देख पा रहे हैं। मैं सर आपसे समझना चाहती हूँ, जो म्यूचुअल फंड है वो कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन बड़े इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी फंड में, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो एलोकेशन है वो घटाते और बढ़ाते हैं। कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं, कैसे एक उसके थ्रू एक इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है जो उस इवेंट के साथ साथ इन सिंक होता है फॉर देयर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी? अगर हम सिर्फ इलेक्शन से जुड़े तो बहुत साधारण ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्शन की वजह से जो नेक्स्ट सेट ऑफ पॉलिसीज आ सकती है, जो गवर्नमेंट की जो भी प्रायोरिटीज है, दैट कैन बी वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, सेइंग कि अगर गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज क्या क्या चेंज की तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन वो शायद एक बहुत ही टेम्पररी फिनोमिनन है, क्योंकि वो वन टाइम एडजस्टमेंट है। लेकिन जो कोर बिलीफ है इंडिया में कि इंडिया में क्या हो रहा है, एक तो इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, सेकंड हमारी जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ अ डिजिटल इकोनॉमी इज ऑलवेज बेटर देन अ फिजिकल और अ पेपर इकोनॉमी, वेयर आउटपुट काफी इंप्रूव हो रहा है, इनएफिशिएंसीज या लीकेजेस प्लग हो रहा है। तो वो तरीके से देखे
तो मैक्रो थीम वही रहेगा कि हाउ इकोनॉमी इज मूविंग, हाउ डिजिटल वर्ल्ड इज हेल्पिंग कंपनीज रिड्यूस कॉस्ट, रिमूव इनएफिशिएंसीज एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जो पंकज जी ने बताया, तो आई थिंक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन इंडिया इज द पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो हम लास्ट तकरीबन 3 साल से हम लेट्स से सुन रहे हैं। पोस्ट इनफैक्ट आफ्टर कोविड, अगर वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू इंडिया कैन बी पीएलआई प्लान इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने तय किया है कि इंडिया जो चीज हम शायद ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसमें हम पीएलआई लाके कैन इट बी मेड इन इंडिया। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड में जो इंडिया शायद आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कैन दोज प्रोडक्ट्स बी मेड इन इंडिया। और यहाँ से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्कीम के बारे में जो पीएलआई बनी है, उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। क्योंकि हम उस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली नया डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आज इंडिया में ऑलरेडी कंज्यूम हो रही है, बेस्ट एग्जांपल हमारे एग्जांपल आई कैन गिव यू इज आईफोन, राइट? कि आईफोन जो आज से शायद 3 साल पहले इंडिया में जीरो प्रोडक्शन होता था, आज वी पॉसिबली रीच समथिंग लाइक 15% ऑफ आईफोन प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड आर मेड इन इंडिया। मे बी नंबर विल इंक्रीज समटाइम इन फ्यूचर। तो द आइडिया इज दिस मैन्युफैक्चरिंग थीम which is production link incentive is also in a way connected with maybe election, but in a way more with a macro policy reform happening in India. So that can be very good theme जो हमें सोचना चाहिए कि can PLI create something very good for India? एब्सोल्युटली। तो अगर इन सेक्टर्स और थीम्स का फायदा उठाना है पंकज जी, अब जिसका जिक्र कृष्णा सर ने भी किया, क्या एक प्योर सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से ही इसका फायदा उठाया जा सकता है, या अगर एक इन्वेस्टर को आइडिया है कैसे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स और थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम अभी दिखा भी रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स की जो टॉप स्टॉक होल्डिंग्स या फिर सेक्टर होल्डिंग्स है वो क्या रही हैं पिछले महीने में, क्या उसको समझकर भी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में या फिर एक दूसरे एक कैटेगरी के मेन स्ट्रीम फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या दोनों ही तरीके एक इन्वेस्टर के लिए सही रह सकते हैं? बिल्कुल स्वाति जी, सही कहा आपने। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप थीमेटिक फंड में ही इन्वेस्ट करें तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं या जिन थीम्स की बात कर रहे हैं वहां एक्सपोजर आपको मिलेगा ही। तो पहले तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इन्वेस्टर्स भी जब रिटर्न्स देखते हैं, मान लीजिए आपने देखा कि लार्ज कैप ने लास्ट 1 ईयर में 35% का या 25% रिटर्न दिया और उसी वक्त पर दूसरे थीम ने 60-70% का रिटर्न दिया, तो फिर वहां पर थोड़ा सा लालच आता है। तो इसके लिए थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टर्स करते तो हैं ही, और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में बेहतर रिटर्न्स मिले। तो ऐसे में आप थोड़ा एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आप एसआईपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डाइवर्सिफाइड फंड से कीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और हम चाहे आईटी सेक्टर की बात करें या हम हेल्थ केयर की बात करें, हम बैंकिंग की बात करें, वो सब आपको आपके डाइवर्सिफाइड फंड में मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हम कई बार ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी करते हैं, तो जब वो डायरेक्ट स्टॉक्स में करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन्हें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के मुकाबले में उन स्टॉक्स में बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। तो फिर उसी हिसाब से आप अपने डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ थीमेटिक फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपके रिटर्न थोड़े और बेहतर हो जाए। तो जैसा आपने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उन थीम या उन सेक्टर्स को सिर्फ यहां पर अलग से नहीं लेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अलग से लेंगे थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरी बात जो आप कहना चाह रही थी कि अगर आपने पोर्टफोलियो, अपने स्कीम के पोर्टफोलियो को देखें और वहां आपको मालूम चले कि किस तरह के सेक्टर्स में एलोकेशन ज्यादा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेक्टर ज्यादा चलेगा, तो आप उस तरह के फंड्स में, अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो हर फ्लेक्सी कैप में टॉप सेक्टर सेम नहीं होगा। कहीं पर आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर टॉप पर है, तो कहीं पर हो सकता है कि आईटी सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री भी ज्यादा मात्रा में हो सकती है। तो अपने डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो को देखकर भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी जानकारी जरूरी है ताकि आपको थोड़ी बेहतर रिटर्न्स मिल पाए।
बिल्कुल, तो सेक्टोरल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको प्योर फॉर्म में करना है, मतलब सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट थ्रू सेक्टोरल कैटेगरी या थीमेटिक कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। इसकी कुछ और बारीकियाँ हम समझेंगे। हमारे साथ 2 बेहद ही खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं शो में, बने रहिए हमारे साथ। तो कौन सी थीम है मुनाफे की स्कीम, खासतौर पर सेक्टोरल थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पर खास हमारी चर्चा आज चल रही है। तो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स के साथ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी कृष्णा सांघवी हमारे साथ हैं। ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल से हमारी खास चर्चा चल रही है। कृष्णा सर, हमने डिटेल में चर्चा की ऑन इंडियाज इकोनॉमिक फैक्टर्स या ग्रोथ स्टोरी या फिर कौन से सेक्टर्स या थीम्स में अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। पर आने वाले टाइम में अगर हम अगले 6 महीने 1 साल की बात करें तो कहाँ पर आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि ये कुछ सेक्टर्स है, ये कुछ थीम्स हैं जहाँ पर एक्चुअली मुनाफे की हम तैयारी कर सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी का हम इंतजार कर सकते हैं? श्योर। तो अगर हम ये नॉर्मली 12 महीने तो काफी स्मॉल पीरियड रहता है, शॉर्ट पीरियड रहता है बाजार के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो एंगल से देखना है तो हमें लगता है कि कोर इकोनॉमी जो है, कोर इकोनॉमिक सेक्टर यानी कि पावर जनरेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटल कंपनीज है, ऑयल एंड गैस, मे बी रिफाइनरीज काइंड ऑफ नेम्स है। आई थिंक ये जो कंपनीज है ना, यहाँ पे जो कोर इकोनॉमिक सेक्टर में इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जैसे जैसे इंडिया में PLI का ग्रोथ होएगा, मोर मैन्युफैक्चरिंग विल हैपन इन इंडिया, इंडिया विल नीड मोर पावर, हमें ज्यादा पावर कंजम्पशन करना पड़ेगा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे लिए ज्यादा पेट्रोल डीजल कंज्यूम होएगा, हमारे लॉजिस्टिक्स में मेटल कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जो ये जो फैक्टर्स है, पावर है, मेटल है, पेट्रोल डीजल यानी ऑयल डेरिवेटिव्स जो भी है, वो सब आज क्या हो रहा है कि दिस प्रोडक्ट्स आर बीइंग इवन मेड इन जर्मनी और जापान और चाइना। वो कंट्रीज के पावर या मेटल या पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है, शायद फ्यूचर में यहाँ से होंगे, और ये सब चीज हम इंपोर्ट तो नहीं कर सकते परमानेंटली। सो ये बेसिक बिलीफ है कि इंडिया में ये सब कोर इकोनॉमी सेक्टर में जो ग्रोथ आना है, उसके लिए ये सब कंपनीज को भी अपना अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करना पड़ेगा। काफी कंपनीज ने अनाउंस कर दिया है, दूसरी कंपनीज शायद अनाउंस करेंगे नेक्स्ट 6-12 महीने में। और हमें देखा है कि शायद थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन साइकिल प्रोजेक्ट रहते हैं, लेकिन जब ये कंपनीज अपना ग्रोथ प्लान अनाउंस करती है तब मार्केट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द ग्रोथ इन एनी कंपनीज। तो जब ये सब कंपनीज अपने प्लान अनाउंस करेंगे, लास्ट ईयर भी हमने देखा है राइट, पावर सेक्टर में जिस दिन से कंपनी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फॉर रिन्यूएबल और थर्मल के अनाउंसमेंट्स शुरू हो गई, sector got re-rated because the growth potential in the sector came in. So that can be one macro theme. Core economic sectors can do very well. दूसरा थीम है again manufacturing, and maybe it's a little bit repetition, but yes, manufacturing is the PLI, and हमारी बिलीफ है कि जिस तरह से इंडिया में 2000 से 2010 के दशक में इंडिया became a good player in the service sector exports through IT industry, ये 2020 से 2030 का जो 10 साल का समय है, उसमें काफी संभावना है कि हम एक गुड एक्सपोर्टर एज वेल एज डिसेंट इंपोर्ट रिप्लेसमेंट बन के भी देश की GDP में ग्रोथ वहां से आ सकता है। एब्सोल्युटली सर। मैं पंकज जी, अब अगर हम प्योर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे समझें फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, अब अगर इसका फ़ायदा उठाना है अपॉर्चुनिटी का जो कि अभी हमारे सामने है थ्रू सेक्टर्स इन थीमेटिक इन्वेस्टमेंट या आने वाले टाइम में, क्या सही तरीका है? आपने कहा कि थ्रू डाइवर्सिफाइड फंड्स हम कर सकते हैं इन्वेस्ट, या फिर थ्रू प्योर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर डेफिनेटली सेक्टर को पहचानना, उसमें इन्वेस्ट करना हर एक इन्वेस्टर के लिए कई बार जोखिम भरा और मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि एंट्री एग्जिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किन बातों को आइडेंटिफाई करके किसी थीम या सेक्टर को चुने, और इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना रहना चाहिए जो कि हर इन्वेस्टर जानना चाहता है? स्वाति जी, पहली बात तो ये कि थीमेटिक फंड सबके लिए नहीं है, क्योंकि थीमेटिक फंड्स में नैरो मैंडेट होता है, तो रिस्क भी यहाँ पर ज्यादा होगा। तो और जैसा हमने पहले भी बात की कि आपके जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनमें भी सभी सेक्टर्स होते हैं, तो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है
तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो चाहे इंडिविजुअली करें या मल्टी कैप के जरिए और फ्लेक्सी कैप के जरिए निवेश करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि आपका ब्रॉडर मार्केट में एक्सपोजर होना चाहिए। अब ऐसे इन्वेस्टर जो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ी उनको समझ है, या फिर इस तरह के शोज देखकर, फंड मैनेजर्स की बात को सुनकर उन्हें थोड़ा अंदाजा है कि किस तरह के की थीम परफॉर्म कर सकती हैं, तो फिर इस जानकारी के आधार पर थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है। और यहाँ पर ये बहुत समझना जरूरी है कि यदि आप किसी थीम में या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो थीम जैसे ही प्ले आउट हो जाए, आपको यहां से एग्जिट भी करना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो इस वक्त पर जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, ये सब चीजें, तो ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ये थीम चलेगी। तो ऐसे में डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा आप इस तरह की थीम में एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि क्योंकि नैरो मैंडेट है, किसी तरह की जियोपॉलिटिकल रीजन्स या मैक्रोज में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इसका फर्क आपको यहां पर दिखाई भी देगा। तो इसके लिए आप कुल मिलाकर मान लीजिए 10% हिस्सा रखते हैं थीमेटिक के लिए, तो पूरा 10% भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग में रख रहे हैं। उस 10% में से हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, थोड़ा बिजनेस साइकिल में है, इस तरह की थीम में आप एलोकेट कर सकते हैं। पीएसयू में है तो मतलब छोटा सा हिस्सा, और उसमें से भी आपको डिसाइड करना है कि कितना किसमें आप करेंगे और समय पर एग्जिट करना। तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के शोज देखते हैं एटलीस्ट, या फिर किसी एक्सपर्ट की मदद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी वो इस तरह की थीम में एक्सपोजर लें। अदरवाइज आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स के अंडरलाइन पोर्टफोलियो को चेक करें और देखें कि उसमें किस तरह की थीम और किस तरह के सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर है, और उस हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ ही इन्वेस्टमेंट जारी रखें। बिल्कुल, तो सेक्टोरल थीमेटिक में फंड में कहां पर निवेश के मौके हैं, कैसे पहचाने सेक्टोरल थीमेटिक फंड, इस पर हमने एक बड़ी चर्चा की। धन्यवाद करेंगे कृष्णा सांघवी जी और पंकज मटपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते ब्रेक के लिए मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।